गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। तो यह पाठ त्रिलोचन जी द्वारा रचित जो है यह कविता है। तो आज हम लोग को जो काव्य खंड पढ़ना है वह लास्ट पद है, चंपा बोली और बजर गिरे। जो लास्ट है उसको हम लोग पढ़ेंगे लास्ट पद। चंपा बोली तुम कितने झूठे हो, देखो हाय राम तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो, मैं तो ब्याह कभी न करूँगी। और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूँगी। कलकत्ता में मैं कभी न जाने दूँगी, कलकत्ता पर बजर गिरे। तो इसका पद संदर्भ पूर्ववत हो जाएगा। प्रसंग में एक जो भोली बालिका है उसको अक्षर ज्ञान नहीं है और उसके मनोभावों को कवि ने बड़े ही सरलतम अंदाज में अभिव्यक्त किया है। तो आइए हम इसकी जो है व्याख्या उसको पढ़ते हैं। चंपा बोली। चंपा जब कवि उसको बार बार प्रोत्साहित करता है, बार बार मोटिवेट करता है कि तुम पढ़ लिख लो। पढ़ना लिखना जीवन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, सहायक होता है। पढ़ने लिखने से भावी जो विपत्तियाँ आनी होती है उनका समाधान किया जा सकता है। तो पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। तो उसका विरोध करते, चूँकि वह उसको पढ़ने लिखने में कोई इंटरेस्ट नहीं, उसको रुचि नहीं है, तो इस कारण वह बोलती है कि चंपा बोली तुम कितने झूठे हो, देखो कि मुझे नहीं पता था, मुझे पता था कि तुम बहुत ही सच्चे अच्छे व्यक्ति हो, अच्छे व्यक्तित्व के धनी हो, सत्यवादी हो, लेकिन देखो ना, आश्चर्य के साथ कहती है कि देखो ना तुम कितने झूठे हो। झूठे हो मतलब तुम पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हो और तुम जो है कितने झूठे हो, तुम्हारी बात में मुझे यकीन नहीं हो रहा है। और हाय राम मतलब अफसोस व्यक्त करते हुए कहती है कि तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। मुझे आश्चर्य क्या, पढ़ने लिखने के बाद लोग इस प्रकार छल कपट की बातें करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं। तो जो चंपा है वह जो कवि है उनकी बात का समर्थन नहीं करती और वह आरोप लगाती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम पढ़ने लिखने की बात कर रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो और ऐसा कुछ नहीं होता। पढ़ने लिखने के बाद जो इस तरह की कोई बात नहीं होती है और तुम जो है वो जो है झूठ जो है वो सरासर झूठ बोल रहे हो। और तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो, पढ़ने लिखने के बाद तुम इतना झूठ बोलते हो, मैं तो ब्याह कभी न करूँगी। कहते अगर ऐसा है कि पढ़ने मतलब ऐसा कुछ होता है कि शादी के बाद जो है उस पति उसका साथ छोड़ कर के उससे दूर चला जाएगा, पलायन कर देगा, गांव को छोड़ के शहर में जा कर के बस जाएगा, तो ऐसे दृश्य में मैं कभी विवाह नहीं करूँगी। एक भोली बालिका है जो उसके मन में इस तरह का जो पिक्चर बना हुआ है कि मैं अपने पति को हमेशा जो है पति के साथ रहूँगी, पति को अपने साथ रखूँगी। तो कवि ने उसको काल्पनिक रूप से बताया कि ऐसा अगर नहीं होता है, तुम्हारा विवाह के उपरांत तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ करके चला जाता है, तो तुम्हें पत्र इत्यादि के द्वारा जो है वो संवाद स्थापित करती रहोगी। तो उनकी बात का प्रत्युत्तर स्वरूप कहते हैं कि मैं तो पहली बार अगर ऐसा हो जाएगा कि मेरा पति मुझे छोड़ करके चला जाएगा तो मैं विवाह ही नहीं करूँ। पहला कि मैं विवाह ही नहीं करूँगी। और अगर इन केस अगर किसी कारणवश विवाह हो भी गया, अगर किसी कारणवश विवाह हो गया तो और कहीं जो ब्याह हो गया, और कहीं जो यदि किसी कारणवश ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम यानी पति, मैं अपने पति को अपने साथ रखूँगी। मतलब चंपा जो है वह एक इस कविता की नायिका है, वह अपने पति का सानिध्य चाहती है और वह चाहती है कि विवाह के उपरांत उसका पति उसके साथ रहे। यह उसकी बाल मनोहार जैसी भावना है। कलकत्ता में कभी न जाने दूँगी, यदि किसी कारणवश मुझे भेजना पड़ा कलकत्ता, अगर वह मुझे छोड़ करके जाने की बात कहता है तो मैं उसे जो है बलपूर्वक ज़बरदस्ती मैं उसको कभी कलकत्ता जाने नहीं दूँगी। मतलब मैं उसे कलकत्ता की ओर जो है रुझान करने नहीं दूँगी। कलकत्ता में कभी न जाने दूँगी और कलकत्ता पर कलकत्ता पर वज्र गिर जाए, मतलब कि कलकत्ता के प्रति जो है वो उसके मन में, कलकत्ता यानी जो भी
बाहर की जगह जो भी चाहे दिल्ली, मुंबई, जो भी महानगर है उसके प्रति उसके मन में सद्भाव नहीं है। वो कहती है कि अगर कलकत्ता जाकर के मेरा पति जो है वहाँ जाके बस जाएगा तो उसको, इसलिए वो कलकत्ता पे बहुत ही क्रुद्ध होती है, क्रोधित होते हुए कहती है कि मैं अपने पति को कलकत्ता नहीं जाने दूंगी। अगर किसी कारणवश हो जाता है तो मैं उसे ज़बरदस्ती रोक करके रखूंगी, मैं कभी उसको जाने नहीं दूंगी। और ऐसा भगवान कुछ ऐसा करे कि कलकत्ता का जो है सर्वनाश हो जाए। तो कलकत्ता का सर्वनाश क्यों चाहती है? क्योंकि वो जानती है कि ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है कि ग्राम्य जीवन में बहुत से बच्चे जो होते हैं शादी विवाह इत्यादि करने के बाद और शहर में जाकर के वहाँ बस जाते हैं और फिर उनका वहाँ के जो चाल ढाल, वहाँ का जो तौर तरीका वहाँ का सीख लेते हैं। जो ग्रामीण जो वहाँ की जो सभ्यता है, वहाँ की चीज़ों को, गाँव ग्रामीण सभ्यता को पूरी तरह से भूल जाते हैं। तो उसको मन में भी, एक जो ग्राम्य वाला है उसके मन में भी यह बात बैठी हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि विवाह के उपरांत मेरा पति मुझे छोड़ करके चला जाए और वहाँ जा कर के मुझे भूल जाए और कहीं और किसी उसका संबंध किसी और के साथ हो जाए। तो यह सबको देख करके, सोच करके उसका मन जो है आतंकित है, दुखित। तो वो पूरे हट के साथ, पूरे जोर के साथ कहती है कि मैं कभी विवाह नहीं करूँगी। अगर विवाह हो भी जाता है तो मैं अपने पति को हमेशा अपने साथ रखूँगी और कभी भी मैं अपने पति को बाहर कलकत्ता नहीं जाने दूँगी। मैं अगर कभी बात भी ऐसी हो तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कलकत्ता पर बच गए, कलकत्ता का सर्वनाश हो जाए। तो इस प्रकार जो है यह कविता की जो व्याख्या थी, ये पूरे पाठ की व्याख्या थी। तो इसमें बताया गया कि चंपा जो नायिका है वो किस प्रकार जो है अशिक्षित है और किस प्रकार वह उस अशिक्षा को प्रमोट करती है, अशिक्षा को बताती है कि शिक्षित होना कोई अच्छी बात नहीं। क्योंकि जो लोग पढ़ लिख लेते हैं, समझदार होते हैं, तो उस प्रकार झूठे बन जाते हैं, छल कपट उनके अंदर हो जाता है, उनके अंदर द्वेष की भावना होने लगती है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने लिखने के बाद होता है। तो मैं पढ़ने लिखने के पक्ष में नहीं हूँ। अनजान रूप से वो पढ़ाई लिखाई का समर्थन नहीं करती। वो कहती है पढ़ाई लिखाई करना जो है अच्छी बात नहीं है। और दूसरी तरफ जो है कवि है, पाठ का जो कवि है, कवि हमें बताते हैं कि जीवन में पढ़ाई लिखाई बहुत उद्देश्यपूर्ण है, पढ़ाई लिखाई का बहुत महत्व होता है। तो इसके लिए वो तरह तरह के एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि पढ़ाई लिखाई क्यों उसके लिए हेल्पफुल है। उस सब को आधार बना करके ये काल्पनिक रूप से यह कविता की जो कहानी है वो काल्पनिक रूप से गढ़ते हुए कवि ने बड़े ही सरल और सरस अंदाज में पूरी जो कहानी है, कविता है, उसको बताने का प्रयास किया है। अब आप इसमें जो काव्यगत सौंदर्य के रूप में आप इसमें लिख लेंगे कि चंपा, तो पहले चंपा का जो व्यक्तित्व है भोलापन लिए हुए है, अल्हड़ है, उसके अंदर जो है बड़े ही सरल अंदाज से अपने हृदय की, मुखर रूप से अपने हृदय की बातों को कवि के सामने वह साझा करती है। और विवाह, जैसे एक बात होती है कि विवाह को लेकर के कोई भी जो स्त्री या लड़की होती है वो बहुत ही मुखर रूप से इस बात को स्वीकार नहीं करती कि विवाह मुझे करना है। तो हर लड़की विवाह को लेकर के ना नुकुर करती है। इसकी जो स्वाभाविक व्याख्या कविता के माध्यम से कवि ने हमें बताया है। और उसको ये लगता है कि पढ़ने लिखने के बाद लोग होते हैं वो धूर्त हो जाते हैं, चालाक हो जाते हैं। चालाक मतलब दूसरे सेंस में धूर्तता आ जाती है, तो इसलिए वो पढ़ाई लिखाई को वो सपोर्ट नहीं करती है। और ग्रामीण के अनुकूल जो शब्द बालम, संग, ये सारे जो शब्द हैं वो ग्रामीण अंचल के शब्द हैं। इससे जो है सहजता, बड़े ही सहज ढंग से ग्रामीण अंचल की जो पूरा पृष्ठभूमि है उसको प्रस्तुत करने का जो कवि ने प्रयास किया है। और चंपा की जो स्वाभाविक मनोभाव है उसको बड़े ही सरलतम अंदाज में कवि ने अभिव्यक्त किया है। अब इस जो यहाँ पद है, इस पद पर आधारित तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। पहला, चंपा कवि पर झूठा होने का आरोप क्यों लगाती है? क्यों कहती है कि तुम बहुत ही झूठे हो क्योंकि तुम पढ़ने लिखने की बात कर रहे हो? तो उत्तर क्या हो जाएगा? चंपा कवि को किसी बात का उत्तर, चंपा लेखक को किसी बात का उत्तर तो दे नहीं पाती है और निरुत्तर हो जाने पर वो कहती है कि पढ़ाई लिखाई के चक्कर में मुझे नहीं पढ़ना, और वह यही कह पाती है कि तुम झूठे हो। मतलब कि जब चंपा निरुत्तर हो जाती है, उसके सामने कोई प्रश्न नहीं बचता, कोई उत्तर नहीं बचता, तो ऐसे समय में वह कवि को झूठा सिद्ध करती है। नेक्स्ट है, वह पढ़ने लिखने के लाभों की काट किस प्रकार करती है? कहती है कि पहली बात कि पढ़ाई लिखाई तो अच्छी नहीं होती है,
और पढ़ाई लिखाई के बाद लोग धूर्त तो हो जाते हैं, इसलिए मुझे नहीं पढ़ना है। तो पहले वह सरासर झूठ है। और जो लेटर लिखने की बात है कि अगर पढ़ने लिखने के बाद जो है पत्र लिखने की बात होगी तो मैं अपने पति को बाहर भेजूंगी ही नहीं, तो मुझे ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना मेरा पति बाहर जाएगा ना मुझे लेटर भेजना पड़ेगा, इसलिए मुझे पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। तो पढ़ने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट है प्रश्न, चंपा अपने बालम के बारे में क्या कल्पना करती है कि मेरा पति मुझसे बहुत प्रेम करेगा, वो मेरा सदैव मेरे साथ रहेगा, मुझसे कभी उसका वियोग नहीं होगा, इसी विषय को लेकर के लिखा गया है। चंपा अपने बालम के विषय में कल्पना करते हुए कहती है कि मैं उसे अपने साथ रखूँगी, उसे कभी अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने दूँगी, कलकत्ता को तो कभी नहीं जाने दूँगी। अंतिम प्रश्न है कि चंपा कलकत्ता पर वज्र गिराने की बात क्यों करती है, कि कलकत्ता जो महानगर है उसका सर्वनाश के विषय में चंपा क्यों कहती है। तो उसके उत्तर स्वरूप आप लिखेंगे, चंपा को कलकत्ता पर क्रोध इसलिए आता है कि कलकत्ता जब लोग जाते, कलकत्ता मतलब एक सांकेतिक रूप से जो भी एक प्रतीक के रूप में कलकत्ता महानगर के रूप में ऐसे बहुत से शहर हैं जहाँ पे लोग जाकर के वहाँ बस जाते हैं। तो क्रोध स्वरूप कहती है कि कलकत्ता जाने वाले महानगरीय चकाचौंध में खो जाते हैं और गांव घर सब कुछ बिल्कुल ही भूल जाते हैं, इसलिए वह नहीं चाहती कि उसका जो पति है उसे छोड़ करके कलकत्ता जाए, तो इसलिए वह कलकत्ता शहर का सर्वनाश की कामना करती है। तो इस प्रकार यह संपूर्ण चंपा काले काले अक्षर नहीं छीनती नामक कविता की व्याख्या दी, और इस पाठ पर आधारित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।